हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द लेट हेमरेज प्रेगनेंसी में जो लेट हेमरेज होते हैं उनके बारे में डील करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर कच्ची रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, जो सब कुछ पीस दे उसे चक्की नहीं कहते। और हौस सुकून अगर दिल को तो कामयाब समझ लेना, वरना इन चार ईंटों के मकान को तरक्की नहीं कहते। चार ईंटों के मकान को यूं तरक्की नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर अपन डील करेंगे आज। यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको डील कराया जा रहा है ओबीजी का, जहां से बहुत से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर अपन डील करते हैं कि लेट प्रेगनेंसी हेमरेज में कौन कौन सी वो कंडीशन होती है जिसमें लेट प्रेगनेंसी हेमरेज होने की संभावना होती है। तो लेट प्रेगनेंसी हेमरेज का मतलब होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर द वायबिलिटी के बाद में, और वायबिलिटी यहाँ पर मानी जाती है, कंसिडर की जाती है प्रेगनेंसी में जो एपीएच पीपीएच पढ़ेंगे उनमें कि 28 वीक के बाद में होनी चाहिए। तो उसमें जो लेट हेमरेज होता है, लेट हेमरेज इन प्रेगनेंसी में, तो इसमें मेनली देखने को दो टर्म मिलती है। आपने बहुत बार सुना है इस टर्म को और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डील किया होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्ट ऑफ प्लेसेंटा, दो टाइप के इसमें मेनली डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो इसका बात करते हैं कि लेट प्रेगनेंसी हेमरेज में क्या देखने को मिलेगा। तो वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर द वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर द मोर देन या आफ्टर 28 वीक ऑफ गैस्ट्रेशन के या प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद में अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसे लेट हेमरेज इन प्रेगनेंसी में कहा जाता है। लेट हेमरेज के नाम से जाना जाएगा, यानी कि जो हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है 28 वीक के बाद में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो कंसिडर करते हैं एंटीपार्टम या एंटीपार्टम के लिए, जिसमें कि जो मेनली दो डिसऑर्डर होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्टो प्लेसेंटा में, उसको डिलीवर यहाँ पर वायबिलिटी मानी जाती है। तो यहाँ पर वायबिलिटी को याद रखना है कि वायबिलिटी होगी वो एपीएच और पीपीएच के लिए मानी जाती है कि 28 वीक के बाद में अगर वजाइनल ब्लीडिंग होती है, भाभी जी में खून की नदियां बहती हुई दिखाई देती है, तो उसे लेट हेमरेज के नाम से जाना जाएगा। अब लेट हेमरेज होने के लिए भी बहुत सी कंडीशन होती है या इसकी जो ईटियोलॉजी होती है उसमें बहुत से रिस्क फैक्टर या ईटियोलॉजी होती है जिसके कारण की प्रेगनेंसी में लेट हेमरेज हो सकता है। तो इसको मेनली इसके जो रिस्क फैक्टर है उनको ईटियोलॉजी या फिर जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड किया जाता है कि यहाँ पर एपीएच होता है, उसको मेनली यहाँ पर एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। तो मेनली ये एपीएच की बात करें कि एपीएच में मेनली यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है कि कब कब यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है। तो इससे रिलेटेड होता है एपीएच, और एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज, यानी एंटीपार्टम हेमरेज होगा। दूसरा टाइप होता है इसका इंट्रापार्टम, ब्लीडिंग के दौरान होता है। एंटीम का मतलब होता है, एंटीपार्टम का मतलब होता है डिलीवरी से पहले होने वाला, यानी बच्चे की डिलीवरी से पहले जो हेमरेज होता है 28 वीक के बाद में होगा, लेकिन बच्चे की डिलीवरी से पहले होता है, उसे एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। मेनली इसमें दो आएंगे, प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्टो प्लेसेंटा के नाम से जाना जाएगा इसको। उसका आगे अपन पूरी तरीके से डील करेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इसको एपीएच होता है मेनली से तीन टर्म में या इसके तीन तरीके से कोज होंगे। तो पहला कोज होता है वो प्लेसेंटल कोज होगा, और प्लेसेंटल कोज के लिए जिम्मेदार होता है पूरा प्लेसेंटल कोज, और प्लेसेंटल कोज के में पूरा यहाँ पर 70% होता है प्लेसेंटल कोज होते हैं। बाद में बात करते हैं अनएक्सप्लेन है 25% जो केस होते हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं है या कोई ऐसे फिक्स फैक्टर जिम्मेदार नहीं है कि पर्टिकुलर उनको दोषी ठहराया जाए। और 5% में जो जिम्मेदार होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है यहाँ पर सर्वाइकल में जो कैंसर होते हैं या सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो 5% में जिम्मेदार होंगे। तो सर्वाइकल में जिम्मेदार होता है ये 5% के लिए। अब सर्वाइकल में दो टाइप का हो सकता है, पहले बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटल कौन कौन सा होगा। तो प्लेसेंटा में मेनली दो डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पे आता है वो आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया होगा, जहां पर प्रीविया का मतलब होता है कि जहां पर प्लेसेंटा पहले आ जाता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। सेकंड नंबर का जो डिसऑर्डर होता है इसमें मेनली उसे अब्रप्टो प्लेसेंटा
अब्रप्शो प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। और अब्रप्शो प्लेसेंटा में भी क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसका मेनली होता है प्लेसेंटा प्रीविया, और प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम का क्वेश्चन आपका डील हो गया है कि यहाँ पर पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है कि जो पेन होगा वो एब्सेंट होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होगी उसमें पेन नहीं होता है, जबकि अब्रप्टो प्लेसेंटा में पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अनएक्सप्लेन की बात करते हैं तो 25% केसेस में अनएक्सप्लेन होता है, जबकि सर्वाइकल में या तो सर्वाइकल पोलिप हो सकता है, सर्वाइकल पोलिप देखने को मिल सकता है, या सर्वाइकल कैंसर इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो जो भी आपकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर होती है लेट प्रेगनेंसी हेमरेज के लिए या एपीएच के लिए, एंटीपार्टम हेमरेज के लिए, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं प्लेसेंटल कॉज होंगे जिसमें 70% जिम्मेदार होता है, उसके बाद में अनएक्सप्लेन होते हैं जिसमें 25% केसेस जिम्मेदार होते हैं, जबकि थर्ड वन पे आता है सर्वाइकल, और सर्वाइकल से रिलेटेड सर्वाइकल पोलिप हो सकता है या फिर सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, तो ये जिम्मेदार होते हैं। केवल 5% के लिए एपीएच, एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज, यानी कि 28 वीक से लेकर के और बच्चे की डिलीवरी से पहले तक का या फीटस डिलीवरी से पहले का जो समय होता है उसमें अगर ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जाना जाएगा, जबकि डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसे इंट्रापार्टम हेमरेज कहते हैं। और जो थर्ड नंबर पे आता है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी ब्लीडिंग या प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद में के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर ये डील कर लिया है। इसके बाद में देखते हैं कि बेसिक इंटरवेंशन क्या होगा अगर एंटीपार्टम हेमरेज है, तो उसमें बेसिक इंटरवेंशन क्या होगा कि वहां पर आपको ब्लीडिंग को क्या करना है, ब्लीडिंग की असेसमेंट करना है, ब्लीडिंग का एंड असेसमेंट करना है फीटल हार्ट रेट का। जबकि बात करें कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, तो डेफिनेटिव इंटरवेंशंस की यहाँ पर बात करते हैं तो डिलीवरी का कंडक्शन करवाना है। तो बात कर लो, अगर मैं बात करूं कि यहां पर स्टार मार्क लगाकर क्वेश्चन नोट कर लो कि बेसिक इंटरवेंशन, तो बेसिक इंटरवेंशन में आता है कि यहां पर असेसमेंट करो डिलीवरी का, असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग का असेसमेंट करना है एंड असेसमेंट करना है एफएचआर का, फीटल हार्ट रेट। एफएचआर का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट का, यहाँ पर असेसमेंट करो और बेसिक इंटरवेंशन में असेसमेंट करना है ब्लीडिंग का। जबकि बात करें डेफिनेटिव की, तो डेफिनेटिव का मतलब होगा डेफिनेटिव इंटरवेंशन, और डेफिनेटिव इंटरवेंशन में जो आता है वहां पर कंडक्शन करवानी होती है डिलीवरी की। तो डिलीवरी है वहां पर कंडक्शन करवाओ, डिलीवरी जल्दी से जल्दी वहां पर डिलीवरी करवानी है। अगर बात करें यहाँ पर डेफिनेटिव की तो डिलीवरी करवानी है, जबकि बात करें जो बेसिक इंटरवेंशन आते हैं तो सबसे पहले उसमें फीटल हार्ट रेट का असेसमेंट करना है और वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसका असेसमेंट करके उसकी काउंटिंग करनी है। तो सैनिटरी पैड से उसकी काउंटिंग करते हैं कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। उसके बाद में एक क्वेश्चन डील कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द एपीएच। एपीएच में वो कौन सा यहाँ पर कैरेक्टर है जो कि एपीएच में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यहीं पर अपन डील कर लेते हैं कि एपीएच में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसमें पूछा जाता है कि यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया होता है, बिल्कुल यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा, सर्वाइकल पोलिप देखने को मिलता है, सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलेगा। लेकिन जो मोलार प्रेगनेंसी होती है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो लेट प्रेगनेंसी हेमरेज में इसको काउंट नहीं किया जाता है, ये अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज में आते हैं। फर्स्ट पे आता है अबॉर्शन जो कि मैक्सिमम होता है, सेकंड नंबर आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मोलार प्रेगनेंसी, ये अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज होते हैं। जबकि लेट प्रेगनेंसी हेमरेज की बात करें तो एपीएच एंड एपीएच होता है, और एपीएच में मेनली देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शन प्लेसेंटा, और अब्रप्शन प्लेसेंटा को एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से भी जानते हैं, एक्सीडेंटल हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज का ही अब्रप्टो प्लेसेंटा का ही दूसरा नाम होता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा इज आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से भी इसको जाना जाएगा। अब अपने बात करी कि अगर अब्रप्टो प्लेसेंटा है जो उसमें या फिर एपीएच है तो उसका मेनली जो अर्ली असेसमेंट या बेसिक इंटरवेंशन होता है वो क्या होगा, तो उसमें ब्लीडिंग का असेसमेंट करना है और फीटल हार्ट रेट का असेसमेंट करना है। जबकि बात करें कि डेफिनेटिव इंटरवेंशन क्या होगा, तो वहां पर डिलीवरी कंडक्शन करवानी होती है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन करना है फीटल हार्ट रेट असेसमेंट का एंड ब्लीडिंग का। अगर कोई फीमेल है वो मान लीजिए किसी
अगर कोई फीमेल 32 वीक पर वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में वेजाइनल ब्लीडिंग है अपॉन द 32 वीक पर, और उसका जो प्राइवेट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन करो फीटल हार्ट रेट को एंड असेसमेंट करना होता है ब्लीडिंग का। वहां पर अपन को कंडक्शन नहीं करवानी होती है डिलीवरी जब तक कि कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन या सीवियर कोई भी गंभीर समस्या नहीं हो, तब तक वहां पर 32 वीक या 37 वीक से पहले आपको डिलीवरी कंडक्शन नहीं करवाना है। अगर 37 वीक कंप्लीट हो गए तो वहां पर आपको मेनली जो डेफिनेटिव इंटरवेंशन होता है वो डिलीवरी कंडक्शन करवाना होता है। लेकिन अदर देन अगर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है तो वहां पर आप प्री टर्म डिलीवरी भी करवा सकते हैं, क्योंकि जहां पर मदर या फीटस में कोई भी अगर ऐसी सीवियर डिजीज है या ऐसी सीवियर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से माता और उसके जो बेबी होता है उसको फीटस की डिलीवरी में दौरान अगर उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन होके उनकी जान जाने का खतरा रहता है, तो उस टाइम पे आप 37 वीक से पहले डिलीवरी करवा सकते हैं। तो अपन अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अलग से कि प्लेसेंटा प्रीविया, और प्लेसेंटा प्रीविया को पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डील करेंगे। तो सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ईटियोलॉजी क्या होगी, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, या फिर इसका मैनेजमेंट क्या होगा, और उसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स कौन कौन से टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। तो इन सभी के बारे में अपन डील करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया, और प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि मी फर्स्ट। प्लेसेंटा कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, और मैं जाऊंगा का मतलब होता है प्लेसेंटा कहती है कि मी फर्स्ट, यानी मैं पहले जाऊंगी, यानी पहले जाऊंगी। तो आकर के अगर प्लेसेंटा का लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आकर के उसका इम्प्लांटेशन हो जाना, इसमें कंप्लीट भी हो सकता है, या फिर इसका प्लेसेंटा का कंप्लीट और पार्शियल इम्प्लांटेशन हो जाता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। तो पार्शियल और कंप्लीट इम्प्लांटेशन, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पार्शियल और कंप्लीट इम्प्लांटेशन ऑफ partial or complete implantation of the placenta into the लोअर यूटेराइन सेगमेंट। लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अगर प्लेसेंटा का आकर के क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि मी फर्स्ट। इसमें प्लेसेंटा कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो वो जाकर के कहां पर चिपक जाता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पार्शियल या कंप्लीट उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये यहाँ पर एक चमकता दमकता हुआ आपका यूट्रस दिखाई दे रहा है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, इसका ये यूट्रस है। तो यूट्रस है भाभी जी का एक अच्छा सा यूट्रस है। यहाँ पर इसका फंडस देखने को मिलेगा, ये इंटरस्टिशियल या इंट्रामूरल पार्ट होता है। यहाँ पर ये इस्थमस है। इसके बाद में सबसे जो डायमीटर वाला पोर्शन होता है, ब्रॉड डायमीटर वाला एम्पुला देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ से ये इनफंडिबुलम होता है, जो कि यहाँ से ओवरी से यहाँ पर ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा अटैचमेंट होता है इसका यूट्रस से। तो यहाँ पर ओवरी से अटैचमेंट होता है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, फंडस है। ये इसकी फैलोपियन ट्यूब होती है, भाभी जी की फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब में अपन ने कल देखा था कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन मेनली होता है वो एम्पुलरी पार्ट में देखने को मिलेगा। तो एम्पुला में मेनली फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आकर के यहाँ पर सर्विक्स होता है, और सर्विक्स में एक्टो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स, दो सर्विक्स के टाइप होते हैं। अंदर वाला होता है यूट्रस की साइड में होता है, एंडो कहलाता है, जबकि बाहर वाला वजाइनल साइड होता है, उसको एक्टो सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये सर्विक्स देखने को मिलेगा, और सर्विक्स है तो यहाँ पर वजाइना सर्विक्स होगा। तो इसमें आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। पूरी प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करिए।
ये यहाँ पर सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस वगैरह पूरी तरीके का यहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जब यहाँ से स्पर्म आता है और स्पर्म आकर के यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से तैरते हुए भागते हुए करोड़ों की संख्या में स्पर्म है वो भग रहा है, यहाँ पर भग रहा है। बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये धीरे धीरे करके करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जैसे ही स्पर्म भाभी जी और भैया की जी के बीच में अगर कोई भी किसी तरीके का मैच देखने को मिला, उसके बाद में क्या हुआ कि ये यहाँ से निकल करके जैसे ही स्पर्म का इजैकुलेशन हुआ, सीमन इजैकुलेट हुआ, तो वहां से निकल करके स्पर्म ने यहाँ पर दौड़ लगाना स्टार्ट कर दी है। अभी यहाँ पर जो जीतेगा वही सिकंदर वाली बात है। तो इसके लिए मारामारी चल रही है कि कौन जाकर के यहाँ पर जो आपका यहाँ से निकला है अंडा, और अंडा निकल करके कहाँ पे आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। और फैलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में आना है, इसको मेनली एम्पुलरी पार्ट में आना है। तो यहाँ पर आकर के ये अंडा है, और अंडा है तो सेकेंडरी oocyte के नाम से इसको जाना जाएगा। और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। तो इधर से निकल करके ये ओवरी है, ओवरी से निकल करके आया था आपका, ओवरी से निकल कर आया भाभी जी में, ओवरी से निकल करके आता है सेकेंडरी स्पर्म, सेकेंडरी oocyte, जबकि इधर से भैया जी से निकल करके स्पर्म जाता है। और स्पर्म कब इजैकुलेशन होता है, जब यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। स्पर्म इजैकुलेशन होते हैं तो करोड़ों की तादाद में यहाँ पर कंपटीशन होता है, और जो भी कंपटीशन जीतेगा वो जाकर के यहाँ सेकेंडरी oocyte या अंडा को पटाने की यहाँ पर क्या हो रही है, कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे आए थे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस थी वो क्या होती है, थिक होती है। तो कोई तो बेचारा यहीं पर अपना जान तोड़ देता है, कहीं पर इसका धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ करके केवल एक जाकर के सेकेंडरी oocyte से जाकर के मधुर मिलन होता है। और जब मधुर मिलन होता है तो यहाँ पर ये दो सेल डेवलप होती है, जिसे जायगोट के नाम से जानते हैं। तो जायगोट बना लेता है। अब जायगोट यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे निकल करके जायगोट से क्या बनेगा, मोरूला बनता है। सेकेंडरी फेज में मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला आकर के यहाँ पर अब ब्लास्टुला बना जो 5th डे पर बनता है। 5th डे पर जैसे ही ब्लास्टुला बनेगा तो यहाँ पर इसको आकर के कहां पर अटैचमेंट होना है, नियर बाय द फंडस, फंडस के पास आकर के यहां पर इसका इम्प्लांटेशन होना है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी कंडीशन या प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन में यहां पर किसी तरीके का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन की लैक ऑफ द न्यूट्रिशन या डिफेक्टिव डेसिडुआ, बात करते हैं इसके इटियोपैथोजेनेसिस की, कि अगर डिफेक्टिव डेसिडुआ है, डेसिडुआ का मतलब होता है एंडोमेट्रियम को कहा जाता है। जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम होती है उसे डिफेक्टिव जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है या प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम होती है उसे डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। अगर डेसिडुआ में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे डिफेक्टिव डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें, अगर प्लेसेंटा प्रीविया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो डिफेक्टिव डेसिडुआ ही होता है। जब भी एग्जाम में आंसर आएगा या क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको हमेशा आंसर देना होता है डिफेक्टिव डेसिडुआ। यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलता है डिफेक्टिव डेसिडुआ होगा। जहां पर डेसिडुआ में कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से प्लेसेंटा में क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट उसका लोअर सेगमेंट में आकर के इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल देखने को मिलता है कि यहाँ पर नियर बाय द फंडस, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अपर पार्ट में देखने को मिलेगा, नियर बाय फंडस मिलता है। लेकिन ये या ना होकर के इसमें डिफेक्टिव डेसिडुआ की वजह से, या फिर जो न्यूट्रिशनल थ्योरी क्या कहती है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी क्या कहती है कि अगर ब्लास्टुला को ऊपर वाले पार्ट में न्यूट्रिशन की कमी मिलती है तो वो जाकर के लोअर वाले पार्ट में ये यहाँ पर आकर के इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और यहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन होगा तो इसे ही नाम दिया जाता है प्लेसेंटा
प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि वहां पर लोअर सेगमेंट में जाकर के उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, और लोअर सेगमेंट में जाकर अगर इसका इम्प्लांटेशन हुआ है तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जाना जाएगा। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है कि जहां पर इधर से जब भी T20 का मैच होता है भैया और भाभी जी के बीच में, तो वहां से स्पर्म का इजेकुलेशन होता है। जैसे सीमन इजेकुलेट होगा, सीमन में क्या पाया जाता है, स्पर्म होता है, और जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे क्या देखने को मिलता है, स्पर्म इजेकुलेशन होता है। और जैसे ही सीमन का इजेकुलेशन होगा उसमें स्पर्म पाए जाते हैं, तो स्पर्म में यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन मिलता है। तो कंपटीशन की अगर यहाँ से सीख लेनी है आपको, और अगर आप कंपटीशन से घबराते हैं तो यहाँ पर एक बार आपको ये वीडियो जरूर देखना है। यहाँ पर बहुत ही तादाद में, करोड़ों की तादाद में यहाँ पर स्पर्म का रिलीज हुआ है, और सभी स्पर्म चाहते हैं कि मैं जाकर के वहां पर अंडे को पटाना चाहता है। और अंडा है वो आपका सेकेंडरी oocyte होता है जो कि ओवरी से रिलीज होता है। फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती है, और हमेशा अल्टरनेट एक 1/1 ओवरी होती है। वो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पर ओवुलेशन करवाती है, और जब ओवुलेशन होता है तो 14 डेज पर यहां से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte जाकर के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। मेनली फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इधर से यहाँ पर स्पर्म आ गया, इधर से यहाँ पर सेकेंडरी oocyte आ गया, और यहाँ पर इनका मिलन हो गया है। मिलन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बन करके ब्लास्टुला वाली कंडीशन में इसका इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है। 6 से 11वें डेज पर इसका इम्प्लांटेशन होता है। तो मेनली जो इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन नॉर्मली जो होगा वो आपकी अपर बॉडी होती है यूट्रस की, या भाभी जी का जो यूट्रस है उसकी जो अपर बॉडी होती है नियर बाय फंडस के पास में मेनली देखने को मिलता है। लेकिन डिफेक्टिव डेसिडुआ है, और डेसिडुआ का मतलब होता है कि प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम में कोई डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन था वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जाकर के हो जाता है, और इसे ही प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है कि किस तरीके से यूटेराइन प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होगा, कोरियोनिक विलाई होती है वो एबनॉर्मल शेप ले लेती है ड्यू टू द ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में। अब कोरियोनिक विलाई का क्या होगा कि मल्टी डायरेक्शनल इनटू सर्च ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर कोरियोनिक विलाई होती है वो चारों तरफ से न्यूट्रिशन की सर्च में, चारों तरफ से यहाँ पर विलाई निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो हर तरफ से मल्टी डायरेक्शन में क्या निकलती है, विलाई निकलती है, न्यूट्रिशन की सर्च करती है। इसमें प्लेसेंटा में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो टंग शेप की, एंड वीक कनेक्शन होता है। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा है वो मेम्ब्रेनस शेप का हो जाएगा। प्लेसेंटा बिकम मेम्ब्रेनस शेप। इसमें प्लेसेंटा की जो शेप होती है मेम्ब्रेनस शेप की हो जाएगी। प्लेसेंटा होगा मेम्ब्रेनस शेप का हो जाता है। और यहाँ पर जो कनेक्शन की बात करें कि जो फीटस और प्लेसेंटा के बीच का जो कनेक्शन होता है वो वीक कनेक्शन देखने को मिलेगा। और वीक कनेक्शन होता है, इसकी वजह से ही क्या देखने को मिलती है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से डील कर दिए गए हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसका पूरा मायाजाल को समझना है कि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि प्लेसेंटा और फीटस के बीच में वीक कनेक्शन होता है। और जब भी कोई छोटा मोटा या वीक कनेक्शन टूटता है तो वहां पर दर्द कम होता है, इसीलिए ये पेनलेस होती है। पेनलेस होगा और कम कनेक्शन होता है प्लेसेंटा और फीटस के बीच में। लेकिन जब कोई भी छोटा मोटा घाव टूटता है, कम दर्द भरा टूटता है, या फिर वीक कनेक्शन होता है, मान लीजिए अगर आपका किसी के साथ में ज्यादा लगाव होता है और सपोज दैट उसका आपके साथ में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप खत्म हो जाती है और वीक कनेक्शन था, या फिर आपका क्या हो गया है, वहां पर डाइवोर्स हो गया है, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, मेनली अगर वीक कनेक्शन होगा तो पेन कम होता है, आप दर्द भरे गाने कम सुनते हैं। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत ही ज्यादा आप एक दूसरे को प्यार करते थे, और उस स्थिति में अगर आप दोनों दूर दूर होते हैं तो उस स्थिति में बहुत ही ज्यादा आपको गंभीर विषय में या बहुत ज्यादा उसको हार्ट होता है। तो इसी कंडीशन में यही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन है वो वीक है।
और वीक कनेक्शन है तो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी। लेकिन कनेक्शन होता है वो मेनली जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पाया जाता है अब रेप्सोप्लेसेंटा में देखने को मिलता है, और वहां पर सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग होती है और सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो जहां पर भी कनेक्शन वीक होगा पेन कम होगा, जहां पर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है वहां पर पेन भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये पूरी मैकेनिज्म को समझने की आवश्यकता है, अच्छी तरीके से अपन ने इसको डील किया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या देखने को मिलेगा। अब जो ब्लीडिंग होती है उसका कोज क्या क्या हो सकता है। पहला तो यही होता है ब्लीडिंग का कोज कि सेपरेशन हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अगर यहाँ से डिटैच हो जाता है, यहाँ से डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा होगा तो वहां पर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट तो यही हो गया इसका कि वेजाइनल ब्लीडिंग किस कारण से हो सकती है। तो पहला तो अगर यहाँ पर प्लेसेंटा का डिटैचमेंट होता है तो भी वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे आता है अगर जब भी आप कोई एक्सेसिव या हैवी एक्टिविटी करती है, जब भी भाभी जी अगर एक्सेसिव और हैवी एक्टिविटी करेगी तो उस दौरान भी पेन और वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। थर्ड नंबर पे आता है अगर भैया जी और भाभी जी ने फिर से वापस से T20 का मैच स्टार्ट कर दिया है तो वहां पर भी वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और फोर्थ नंबर पे देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए किसी तरीके का कोई फीटल हेड का प्रेशर है या परवाजाइनल एग्जामिनेशन कर दिया, आप नए नए कोई झोला चौप डॉक्टर के पास जा पहुंचे हैं, वहां पर उसको प्लेसेंटा प्रीविया है, आपकी फीमेल जो भी आपकी पार्टनर है उसको प्लेसेंटा प्रीविया है, और अगर आप झोला चौप के पास जाकर पहुंच जाते हैं और उसने क्या कर दिया है परवाजाइनल एग्जामिनेशन कर दिया। परवाजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो परवाजाइनल एग्जामिनेशन हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। यहाँ पर परवाजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की हर कंडीशन में आपको कभी भी क्या करना नहीं होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना होता है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा आपको अवॉइड करना होता है परवाजाइनल एग्जामिनेशन। लेकिन आप जोश जुनून के साथ में किसी झोला छाप के पास जाकर के पहुंच गए और उसने अगर फीमेल में परवाजाइनल एग्जामिनेशन कर दिया है तो वहां भी इसमें ब्लीडिंग के रिस्क होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर परवाजाइनल एग्जामिनेशन कर दिया या फिर फीटल हार्ट का या फिर फीटल हेड का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो उस वजह से भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। या बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया है, भैया जी और भाभी जी ने कुछ दिनों तक भी दूरियां बना करके नहीं रखी है तो उस स्थिति में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली स्थिति में भी यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। या बात करें कि अगर फीमेल में अगर भैया जी और भाभी जी ने कुछ दिनों तक भी अगर थोड़े भी बहुत दिन भी वेट नहीं किया और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो उसकी वजह से भी वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। या फिर इसके जो रिस्क फैक्टर है ये तो मेनली जो कारण जिम्मेदार हो गए, लेकिन रिस्क फैक्टर की भी बात कर लेते हैं कि कब कब इसको चांसेस होते हैं। अब कब कब इसको चांसेस होंगे कि वहां पर क्या हो सकते हैं इसमें कि मेनली इसका प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस कब कब देखने को मिलेगा। तो प्लेसेंटा प्रीविया की जो रिस्क फैक्टर है उसके बारे में डील करते हैं। तो ग्रांड मल्टीपैरा है, अगर कोई फीमेल बार बार में भाभी जी बनती जा रही है, बार बार में भाभी जी बनती जा रही है और 5 बार से ज्यादा अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे ग्रांड मल्टीपैरा के नाम से जाना जाता है। ग्रांड मल्टी ग्रेविडा है तो 5 बार से ज्यादा प्रेग्नेंट है। या फिर बात करें ग्रांड मल्टीपैरा तो 5 बार से ज्यादा उसने वाइबिलिटी को क्रॉस कर गई है, ग्रांड मल्टीपैरा के नाम से जाना जाएगा। या फिर फीमेल है उसमें किसी तरीके का कोई एल्डरली फीमेल है या फिर जिसने की 30 साल के बाद में प्रेगनेंसी को कंसीव किया है तो उसमें भी चांसेस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के। या फिर बात कर लेते हैं कि वहां पर हिस्ट्री है, अगर प्रीवियस सिजेरियन की अगर हिस्ट्री देखने को मिलती है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की अगर किसी फीमेल को हिस्ट्री है तो उसमें भी देखने को मिल सकता है कि वहां प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। या फिर माल न्यूट्रिशन या एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है
एनीमिया है तो उस स्थिति में भी या उस कंडीशन में भी मेनली वेजाइनल ब्लीडिंग को देखने को मिल सकती है। तो वेजाइनल ब्लीडिंग कब कब देखने को मिल सकती है, या तो पेल्विक एग्जामिनेशन कर दिया जाए या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो क्वेश्चन मेनली फिक्स है, आप लिख लीजिए, इसमें से हर क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है वो हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा करके 5 स्टार इसको दे सकते हैं कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन प्लेसेंटा प्रीविया में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। सेकंड वन पे आता है कि परवेज ऐसा कौन सा एंटीपार्टम हेमरेज होता है जिसमें कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो P4 प्लेसेंटा प्रीविया एंड P4 पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। तो आपको P और P से याद रखना है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो प्लेसेंटा प्रीविया में होती है, अब्रप्टो में नहीं होती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके फिक्स है। अब इसमें रिस्क में फैक्टर में फीटल हेड का अगर प्रेशर पड़ रहा है तो भी वहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया है भैया जी और भाभी जी ने, मैच का इंतजार नहीं किया कुछ दिनों तक मैच खेलने का, तो भी वहां सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है। ग्रांड मल्टीपैरा में देखने को मिल सकता है। जो बार बार में अगर कोई ऐसी फीमेल है जो बार बार प्रेग्नेंट हो रही है और बार बार वेराइबिलिटी को या वायबिलिटी को क्रॉस कर रही है, उस फीमेल में भी देखने को मिल सकता है। एल्डरली मल्टीपैरा है जो कि 30 साल के बाद में प्रेग्नेंट है और उसने वायबिलिटी क्रॉस करी है, उसमें हो सकता है। या फिर हिस्ट्री है किसी को प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की, जिसको कि पहले अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, ब्लीडिंग भी होने के चांसेस है। और सेकंड वन पे जो आता है उसमें क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग के साथ साथ प्लेसेंटा प्रीविया की रिस्क भी होती है, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया, इन सभी कंडीशन में ब्लीडिंग और प्लेसेंटा प्रीविया होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो बात करेंगे यहाँ पर कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया में। तो पहले तो सबसे पहले इसमें प्लेसेंटा प्रीविया होती है उसमें मेनली जो ब्लीडिंग होती है, नॉर्मली ब्लीडिंग एब्सेंट होती है, नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होती है। ब्लीडिंग कब होगी उसका भी आपको एक लॉजिक बताएंगे कि नॉर्मल ब्लीडिंग तो एब्सेंट होती है, लेकिन ब्लीडिंग इफ ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, यहां पर ब्लीडिंग कब कब ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, ब्लीडिंग अब कब कब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नॉर्मली जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में वो एब्सेंट होती है, लेकिन कब कब ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और वो होती है ड्यूरिंग एक्टिविटी के दौरान, जब भी अगर फीमेल ज्यादा ड्यूरिंग एक्सेस एक्टिविटी करती है। तो एक्सेस एक्टिविटी के दौरान क्या होता है वहां पर मदर और फीटस के बीच का जो वीक कनेक्शन होता है उसका प्लेसेंटा का डिटैचमेंट हो जाता है, उसकी वजह से एक्सेस एक्टिविटी की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और एक्सेस एक्टिविटी की ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो उसे वार्निंग वार्निंग हेमरेज के नाम से जानते हैं। और इसमें जो बेस्ट आंसर होता है इसका कि अगर किसी प्रेगनेंसी में किसी फीमेल्स को क्या है प्लेसेंटा प्रीविया है और उसमें एक्सेस एक्टिविटी की वजह से वार्निंग हेमरेज हुआ है, जब भी आप वार्निंग हेमरेज का मतलब होता है कि जब भी आप काम करोगे तो उस दौरान क्या देखने को मिलती है, एक्टिविटी के दौरान ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो इसे नाम दिया जाता है वार्निंग हेमरेज। और ये वार्निंग देता है कि अगर आपने इस टाइम पे कुछ ऐसी अनहोनी कर दी है तो उसकी वजह से आप में प्लेसेंटा प्रीविया की रिस्क है वो बढ़ जाएगी और वहां पर ब्लीडिंग के चांसेस देखने को मिलेंगे। तो पहला यही होता है कि यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, इसे वार्निंग हेमरेज के नाम से जानते हैं। जब भी एक्टिविटी करोगे उस टाइम पे आपको एक वार्निंग दी जाती है, चेतावनी देगा, और उस टाइम पे अगर आपने एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है या रेस्ट इज द बेस्ट आंसर देते हैं यहाँ पर, रेस्ट इज बेस्ट। इसमें इंटरवेंशन की बात करेंगे तो रेस्ट इज बेस्ट होता है, यहाँ पर रेस्ट का हमेशा आराम करना है तो रेस्ट इज बेस्ट होता है। और मेनली जो 2 वीक तक तो आपको इसमें कम से कम रेस्ट करना ही होता है। वेजाइनल ब्लीडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन ने देखा था वेजाइनल ब्लीडिंग के कैरेक्टर देख लेते हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग में किस तरीके का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है, यहाँ पर दर्द नहीं होता है, बिल्कुल दर्द
दर्द के बिना ब्लीडिंग होती है, पेनलेस होगी, जहां पर किसी तरीके का कोई दर्द नहीं होता है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को होती है, रिवील्ड होती है। रिवील्ड का मतलब होता है दिखाई देना, यानी अगर ब्लीडिंग होगी तो वो निकल करके बाहर आएगी यानी दिखाई देगी, ब्लीडिंग होगी तो यहाँ पर दिखाई देती है, रिवील्ड होती है, और कनकरंट होती है यानी बार बार में होती है, इसलिए इसे रिकरंट के नाम से भी जानते हैं। रिकरंट का मतलब है जब भी आप एक्टिविटी करोगे, एक्टिविटी के दौरान ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जब एक्टिविटी नहीं करेगी फीमेल या भाभी जी तो उसमें एक्टिविटी नहीं करती है तो ब्लीडिंग नहीं होती है, जब भी एक्टिविटी करती है ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो मेनली जो ब्लीडिंग का करेक्टर होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो यहां पर भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। वेजाइनल ब्लीडिंग पेनलेस होती है, रिवील्ड होती है यानी दिखाई देती है, अगर ब्लीडिंग होगी तो वो निकल करके वेजाइना के थ्रू बाहर आएगी। रिकरेंट होती है, रिकरेंट का मतलब होता है कि जब भी एक्टिविटी करेगी भाभी जी उस दौरान होगी, जब एक्टिविटी स्टॉप कर देगी, रेस्ट करेगी तो उस दौरान यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, तो फीटल हार्ट साउंड होगा या फीटल हार्ट रेट होती है वो प्रेजेंट होती है, तो फीटल FHS फीटल हार्ट साउंड होगा वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट होगा। बात कर लेते हैं कि जो यूटेराइन का साइज की, तो यूटेराइन साइज होती है अकॉर्डिंग टू पीओजी देखने को मिलेगी, अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलती है, और मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन कब देखने को मिलेगी मोर देन पीओजी कब देखने को मिल सकती है, अगर फ्लोटिंग फीटस है, बच्चा है वो इधर उधर तैर रहा है, भाग रहा है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो फ्लोटिंग फीटस है तो उसकी वजह से मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन यूटेराइन साइज देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से इसके जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं यहाँ पर ने डील कर लिया है। इसके बाद में जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट आता है इसके टाइप्स के, और टाइप से बहुत बार और बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डील किया जाता है कि टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप पढ़ते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया को टाइप पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें सभी को इसका लाभ मिल सके। तो बिना देरी के आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे। बात करते हैं आगे कि इसका टाइप्स में प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पीवी का मतलब है प्लेसेंटा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स की बात कर लेते हैं तो उसमें मेनली 4 टाइप्स के देखने को मिलता है। प्लेसेंटा प्रीविया होगा वो मेनली 4 टाइप का देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप में आता है, टाइप फर्स्ट की मैं बात करूं कि टाइप फर्स्ट में कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा, तो टाइप फर्स्ट को लो लाइन के नाम से जानते हैं। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से इसको जाना जाता है। अब लो लाइंग में क्या देखने को मिलता है, किसमें लो लाइंग में क्या देखने को मिलेगा कि जो सर्वाइकल ओस होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में एंड डू नॉट कनेक्टेड विद सर्वाइकल ओस। इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा तो प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पाया जाता है, लेकिन डू नॉट कनेक्टेड विद सर्वाइकल ओस, सर्वाइकल ओस से कनेक्टेड नहीं होता है यहाँ पर, तो इसे सर्वाइकल ओस से यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता है। प्लेसेंटा प्रीविया फर्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, टाइप फर्स्ट की मैं बात करूं जिसे लो लाइन के नाम से जाना जाता है, और लो लाइन में मतलब हो गया इसका कि जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पाया जाता है, लेकिन जो सर्वाइकल ओस होता है उससे कनेक्टेड नहीं होता है। तो मैं बना करके इसका डायग्राम प्रदर्शित करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें प्लेसेंटा होगा वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पाया जाता है, लेकिन दैट डू नॉट कनेक्टेड विद द
सर ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा है तो कहां पर पाया गया, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं देखने को मिल रहा है कि ये किससे अटैच नहीं है, लो डू नॉट कनेक्टेड विद सर्वाइकल होस्ट, सर्वाइकल होस्ट से किसी तरीके का इसमें अटैचमेंट नहीं होता है। बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप पे चलो एक साथ देख लेंगे, इसका डायग्राम बना करके सभी का पहले सबका थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो सेकंड की मैं बात करूं कि टाइप सेकंड में क्या देखने को मिलता है, टाइप सेकंड में देखने को मिलेगा और टाइप सेकंड को नाम दिया जाता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है प्लेसेंटा होगा वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पाया जाता है एंड कनेक्टेड विद द सर्वाइकल ओस, और सर्वाइकल ओस से जाकर के वो कनेक्टेड हो जाता है। तो टाइप मार्जिनल में प्लेसेंटा अटैच्ड विद मार्जिन ऑफ सर्वाइकल ओस, इसमें लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पाया जाएगा और प्लेसेंटा होगा कनेक्टेड विद मार्जिन ऑफ सर्वाइकल ओस, सर्वाइकल ओस के मार्जिन से जाकर के कनेक्ट हो जाता है। अब मार्जिन का मतलब होता है जहां पर सर्वाइकल ओस होता है उसके किनारों से जाकर मार्जिन से जाकर के अटैच हो जाता है तो उसे मार्जिनल कहते हैं। टाइप सेकंड के नाम से जाना जाएगा जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया में वो कंडीशन जिसमें प्लेसेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पाया जाता है और उसके मार्जिन से जाकर के सर्वाइकल ओस के मार्जिन से जाकर के अटैच हो जाता है, उसे टाइप सेकंड या मार्जिनल के नाम से जानते हैं। ये टू टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसके जो टाइप्स होते हैं टू टाइप्स का देखने को मिलेगा। फर्स्ट होता है एंटीरियर होता है एंड सेकंड वन होगा पोस्टीरियर। फर्स्ट वन पे आता है एंटीरियर एंड सेकंड वन होता है वो पोस्टीरियर होता है। तो टाइप सेकंड में बात करते हैं टाइप सेकंड एंटीरियर, टाइप सेकंड एंटीरियर एंड टाइप सेकंड पोस्टीरियर। टाइप सेकंड एंटीरियर में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो एंटीरियर अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा होता है वो मार्जिन से आकर अटैचमेंट हो जाता है। और यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बना करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये अगर किसी फीमेल का यूट्रस है और यहाँ पर प्लेसेंटा अटैचमेंट है और प्लेसेंटा है वो उसके ये सर्वाइक्स है, सर्वाइकल ओस है और सर्वाइकल ओस के मार्जिन से आकर के अटैच हो जाता है तो इसे नाम दिया जाता है मार्जिनल अटैचमेंट है। और मार्जिनल अटैचमेंट में अगर प्लेसेंटा है वो इसके सर्वाइकल ओस के एंटीरियर में जाकर के कनेक्ट होता है, यानी कि अगर इसका जो निचला वाला पोर्शन होता है वहां से इसका अटैचमेंट होता है तो इसे नाम दिया जाता है कि यहाँ पर एंटीरियर है, एंटीरियर से जाकर अटैच हो रहा है, ये यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है तो इसे नाम दिया जाएगा कि टाइप सेकंड एंटीरियर। जबकि बात करें टाइप सेकंड पोस्टीरियर की, और टाइप सेकंड पोस्टीरियर होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक या सबसे ज्यादा सीवियर टाइप माना जाता है। और इसमें क्या करता है ये इसके मार्जिन से कनेक्टेड है और मार्जिन में भी कौन सा पोस्टीरियर से कनेक्ट होता है तो टाइप सेकंड पोस्टीरियर है। जबकि एंटीरियर में नीचे वाले या एंटीरियर सर्वाइकल ओस से, यानी कि जो नीचे वाला सर्वाइकल ओस होता है उससे कनेक्टेड रहता है। लेकिन बात करें टाइप सेकंड पोस्टीरियर की तो टाइप सेकंड पोस्टीरियर मोस्ट डेंजरस होता है, मोस्ट डेंजर सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजर देखने को मिलेगा। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम में कि जो मोस्ट कॉमन सीरियस टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा होता है तो टाइप सेकंड पोस्टीरियर होता है, मोस्ट डेंजर टाइप का होता है। और मोस्ट डेंजर क्यों होता है क्योंकि ये जो एंगेजमेंट होती है फीटल एंगेजमेंट को प्रिवेंट करता है, फीटल एंगेजमेंट होती है, फीटल एंगेजमेंट को प्रिवेंट करेगा। अब फीटल एंगेजमेंट को प्रिवेंट कैसे करता है, ये जहां पर फीटल हेड होगा और फीटल हेड का या फीटल एंगेजमेंट होती है या फीटल हेड का जो एंगेजमेंट होगा उसको नहीं होने देता है। यहाँ पर ये बच्चा आएगा और बच्चा आकर के बार बार इससे टकरा करके वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर फीटल हेड का जो एंगेजमेंट होता है उसको प्रिवेंट करता है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा
खतरनाक या डेंजर साबित होता है तो टाइप सेकंड पोस्टीरियर होता है, वो सबसे ज्यादा डेंजर देखने को मिलेगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड की कि टाइप कौन सा होगा। थर्ड में टाइप होता है टाइप थर्ड या इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। तो टाइप थर्ड को इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं, और टाइप फोर्थ होता है वो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहलाएगा। थर्ड नंबर पे जो आता है टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड टाइप को पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। अब इसमें मेनली देख लिए क्या देखने को मिलेगा कि अगर इसमें लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्लेसेंटा कंप्लीटली लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और वो जाकर के जो कॉन्ट्रैक्शन वाली स्थिति होती है उसमें जाकर के क्या कर लेता है, सर्वाइकल ओस को कंप्लीटली क्लोज कर लेगा। लेकिन जैसे ही डायलेशन वाली स्थिति या होती है या रिलैक्सेशन वाली स्थिति होती है तो सर्वाइकल ओस को क्लोज नहीं कर पाता है, तो उसमें प्लेसेंटा cover the cervical os during close और contract। क्लोज या कॉन्ट्रैक्ट वाली स्थिति में क्या कर लेता है, प्लेसेंटा कवर कर लेगा सर्वाइकल ओस को ड्यूरिंग द क्लोज और कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशंस में प्लेसेंटा उसको कंप्लीटली क्लोज कर लेता है। लेकिन जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन होगा या डायलेशन होगा इसमें, तो जैसे यूट्रस का डायलेशन होता है या सर्वाइकल डायलेशन होगा तो उस दौरान पे क्या होता है कि ये कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे प्लेसेंटा पार्शियल या इनकम्प्लीट के नाम से जानते हैं। जबकि बात कर लेते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ टाइप की बात करूं मैं, टाइप फोर्थ, और टाइप फोर्थ को नाम दिया जाता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से इसको जाना जाएगा। तो फोर्थ टाइप होता है वो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं, और कंप्लीट है तो कंप्लीट को नाम दे सकते हैं टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें प्लेसेंटा कवर करता है सर्वाइकल ओस को बहुत कम कंडीशन में। प्लेसेंटा कवर द सर्वाइकल ओस को कंप्लीटली क्लोज करके रखेगा सर्वाइकल ऑस ड्यूरिंग बहुत कंडीशन में आ गई, कॉन्ट्रैक्शन वाली में भी और डायलेशन वाली कंडीशन में भी, दोनों में ही कंप्लीट सर्वाइकल ऑस को क्लोज करके रखता है। तो उसमें टाइप फोर्थ में देखने को मिलेगा प्लेसेंटा कंप्लीटली क्लोज करके रखता है सर्वाइकल ऑस को बहुत ओपन एंड क्लोज कंडीशन में, दोनों को सर्वाइकल ऑस को कंप्लीटली क्लोज करके रखेगा। तो ये पूरी तरीके से टाइप हो गया है। टाइप में से जहां से भी क्वेश्चन आएगा वहां से आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। टाइप फर्स्ट होता है लो लाइन के नाम से जानते हैं, टाइप सेकंड होता है उसे टू टाइप होंगे उसमें, टाइप सेकंड एंटीरियर, टाइप सेकंड पोस्टीरियर, टाइप सेकंड पोस्टीरियर होता है मोस्ट डेंजर होता है। उसके बाद में टाइप सेकंड में क्या होता है कि ये लोअर यूट्राइन के मार्जिन से जाकर के जो लोअर सर्वाइकल होता है उसके मार्जिन से जाकर के कनेक्ट हो जाता है, और इसमें बॉल डेंजर होता है वो टाइप सेकंड पोस्टीरियर होता है क्योंकि फीटल हेड के एंगेजमेंट को प्रिवेंट करता है। बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड में पार्शियल और इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। पार्शियल और इनकम्प्लीट में ड्यूरिंग द डायलेशन के दौरान क्या कर देगा, क्लोज नहीं कर पाएगा सर्वाइकल ओस को, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में सर्वाइकल ओस को क्लोज करके रखता है। और यहाँ पर बहुत कंडीशन की बात करें फोर्थ में तो कंप्लीट और टोटल के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन वाली स्थिति में भी और डायलेशन वाली कंडीशन दोनों में क्लोज करके रखता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें टाइप की तो माइल्ड कौन सा होगा और सीवियर कौन सा देखने को मिलेगा। तो माइल्ड और सीवियर की बात करते हैं, माइल्ड प्लेसेंटा प्रीविया एंड सीवियर प्लेसेंटा प्रीविया। तो टाइप फर्स्ट होता है माइल्ड होता है। सेकंड वन की बात करें तो सेकंड एंटीरियर होगा, वो भी माइल्ड देखने को मिलता है। बात करता हूं कि सीवियर में कौन सा होता है, तो टाइप सेकंड पोस्टीरियर
पोस्टीरियर हुआ, ये भी आपका सीवियर होता है। जबकि बात करते हैं सेकंड पे कि टाइप सेकंड पोस्टीरियर के साथ थर्ड और फोर्थ होता है, वो दोनों तरीके के जो थर्ड और फोर्थ होते हैं वो सभी में सीवियर कंडीशन होती है। तो माइल्ड में आएगा टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एंटीरियर। जबकि बात करें सीवियर कंडीशंस में आता है कि यहाँ पर क्या क्या होगा। सीवियर कंडीशन में होता है, पहला तो होता है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, टाइप सेकंड और टाइप सेकंड में कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर होगा। जबकि बात करें कि टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ होते हैं वो सीवियर में काउंट होते हैं। तो इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे अपन को पढ़ना है किसका इंटरवेंशन क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका इंटरवेंशन अपन को क्या क्या करना है और इसके जो साइन में देखेंगे। तो उसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें एक साइन देखने को मिलेगा स्टॉल वर्थी साइन। और स्टॉलवर्थी साइन का मतलब होता है कि जब भी आप, ये मेनली देखने को मिलता है सेकंड, केवल और केवल सेकंड पोस्टीरियर में देखने को मिलेगा, टाइप सेकंड पोस्टीरियर में देखने को मिलता है। जब भी फीटल को एब्डोमिनल को आप कंप्रेशन करते हैं, भाभी जी के एब्डोमेन को कंप्रेस करोगे तो उस दौरान क्या होता है, फीटल हार्ट रेट होती है वो कम देखने को मिलती है या फीटल हार्ट रेट का डिक्रीज हो जाती है। इसे स्टॉलवर्थी साइन के नाम से जानते हैं। स्टॉलवर्थी साइन का मतलब होता है टाइप सेकंड पोस्टीरियर में देखने को मिलेगा। और उसमें कब देखने को मिलता है, जब भी अपन फीमेल को या भाभी जी के एब्डोमेन को कंप्रेस करेंगे तो एब्डोमेन कंप्रेशन के दौरान फीटल में क्या होता है, उसका हेड का कंप्रेशन होगा और हेड में वैगल स्टिमुलेशन होता है और वैगल स्टिमुलेशन की वजह से जाकर के उसकी फीटल हार्ट रेट का कम हो जाना ही स्टॉलवर्थ साइन के नाम से जाना जाएगा। बात कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर और प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया है तो उससे कौन कौन सी ऐसी रिस्क या कंडीशन डेवलप हो सकती है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन या रिस्क डेवलप हो सकती है फीमेल में। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है और फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी डील करते हैं कि उसके रिस्क या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी ऐसी रिस्क है या फिर कॉम्प्लिकेशंस है वो इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। तो रिस्क की बात करें तो मैटरनल रिस्क होगी और फीटल रिस्क देखने को मिलती है। तो मैटरनल रिस्क की मैं पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैटरनल रिस्क, मैटरनल रिस्क में क्या देखने को मिलेगा कि जो फीमेल होती है उसमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला, फीमेल में ये एपीएच है तो वो कन्वर्ट हो सकता है, फीमेल में पीपीएच करवा सकता है। पीपीएच का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। और पोस्टपार्टम हेमरेज से क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में जो हेमरेज होता है वो फीमेल में नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो और वजाइनल वो सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से ज्यादा अगर ब्लीडिंग का लॉस देखने को मिलता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा के बाद, तो उसे पीपीएच के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन, इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सेप्सिस करवा सकती है फीमेल में, सेप्सिस एंड शॉक देखने को मिल सकता है। अब जब पीपीएच होगा, फीमेल में ज्यादा ब्लड का लॉस होता है तो वहां पर शॉक देखने को मिल सकता है। रिस्क होती है सिजेरियन की, यहां पर सिजेरियन की जो रिस्क होती है, रिस्क ऑफ सिजेरियन, सिजेरियन की रिस्क होती है सिजेरियन सेक्शन की या सीएस की, या फिर जो ऑपरेशन की रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। माल प्रेजेंटेशन करवा सकती है फीमेल में, जो बच्चा है उसका प्रेजेंटेशन होगा उसको क्या करवा सकती है, माल करवा सकती है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर अदर देन सिफेलिक होता है तो उसे माल प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। या फिर मदर में डेथ करवा सकती है, मैटरनल डेथ करवा सकती है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। तो फीटल में कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन या कौन कौन सी ऐसी रिस्क देखने को मिलेगी प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से। तो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से फीटस में आईयूजीआर हो सकता है, और आईयूजीआर का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें
इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग होता है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का। इंट्रा मतलब पेट में या यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना ही इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के नाम से जाना जाएगा। एलबीडब्ल्यू हो सकता है, जो फीटस होगा वो एलबीडब्ल्यू होगा, और एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है लो बर्थ वेट। उसका बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 किलो से। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलबीडब्ल्यू होता है उसमें कौन से बच्चे आते हैं, तो एलबीडब्ल्यू में वो बच्चे आते हैं जिनका वेट होता है, या उनका फीटस या न्यूबॉर्न जिनका वेट होता है 250 ग्राम से, या फिर 2.5 केजी में। अगर केजी में पूछ लिया जाए तो 2.5 से कम देखने को मिलेगा, एलबीडब्ल्यू कहलाएगा। तीसरा नंबर पे आएगा कि फीटल डिस्ट्रेस होता है, कि फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। अब एलबीडब्ल्यू में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। एलबीडब्ल्यू होता है मेनली 250 ग्राम से कम देखने को मिलेगा, वेरी एलबीडब्ल्यू होगा, एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। फर्स्ट होता है कि एलबीडब्ल्यू जिसमें 250 से कम होता है। एलबीडब्ल्यू के बाद में आता है वेरी लो बर्थ वेट जिसमें 2000 से कम होगा, और एक्सट्रीमली बर्थ वेट होता है 1500 से भी कम देखने को मिलता है अगर फीटस का वेट, तो उसे एक्सट्रीमली वेट लो एलबीडब्ल्यू कहेंगे। और वेरी एक्सट्रीमली का मतलब होता है अगर फीटल का वेट है वो 1000 से भी कम देखने को मिलता है तो वेरी एक्सट्रीमली एलबीडब्ल्यू होगा। जबकि एक्सट्रीमली एलबीडब्ल्यू होता है 1500 से कम होता है, 1500 ग्राम से कम होगा। एलबीडब्ल्यू होता है 2500 से कम होगा, या 250 से 2.5 केजी से कम देखने को मिलता है, 2.5 केजी से कम देखने को मिलता है। और सीवियर एलबीडब्ल्यू होता है जिसमें फीटस का वेट होता है 200 ग्राम से 2000 ग्राम से या 2 केजी से कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन ने दोनों में क्या देख लिया, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को डील कर लिया है। इसके बाद में अपन आगे डील करेंगे कि इसका क्या क्या इसमें डायग्नोस्टिक मेजर कौन कौन से यूज करेंगे। डायग्नोस्टिक मेजर की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक मेजर में मेनली यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर सोनोग्राफी होती है। वो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस की बात करें तो सोनोग्राफी करवा सकते हैं। सोनोग्राफी से इसका पता लग जाएगा कि प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उसका सोनोग्राफी में आसानी से आप देख करके पता लगा सकते हैं। तो इसका जो मेनली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अल्ट्रा सोनोग्राफी और अल्ट्रा सोनोग्राफी को नाम दिया जाता है यूएसजी। यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रा सोनोग्राफी। इसमें देख करके बच्चे की स्थिति या फीटस की जो प्लेसेंटा की स्थिति को देख करके उसकी कंडीशन को देखकर पता लगाया जा सकता है। सेकंड नंबर पे अपन कर सकते हैं प्लेसेंटोग्राफी करवा सकते हैं, जिसमें प्लेसेंटा की स्थिति को देखकर उसका कंडीशन को देखकर उसका पता लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो उसमें वही है कि डायग्नोसिस करेंगे जब भी वार्निंग हेमरेज होगा। वार्निंग हेमरेज है अगर ब्लीडिंग होती है, एपीएच होगा तो एपीएच में 28 वीक के बाद में ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो वार्निंग हेमरेज होगा। उस टाइम पे इसमें वार्निंग हेमरेज आएगा, और वार्निंग हेमरेज के आएगा तो उसकी कंप्लेन करेगा, और उस टाइम पे इसके वार्निंग हेमरेज से भी इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन ने देख लिया था कि परवाजाइनल एग्जामिनेशन होता है, वो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए कि परवाजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। परवाजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जहां पर किसी भी कंडीशन में परवाजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना होता है जब भी प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलती है। इसके बाद में प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन में क्या क्या करना है, अपन को क्या क्या कर सकते हैं कि ताकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन आए ही नहीं। ये तो अपन ने मैनेजमेंट देख लिया है कि आ गई है तो क्या देखने को मिलेगा, क्या उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा, क्या इसका टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न ही ना हो या ऐसी कंडीशन आए ही नहीं जिसकी वजह से अगर ऐसी कंडीशन को पहले ही रोक दिया जाता है होने से पहले, तो प्रिवेंशन में आती है। और प्रिवेंशन में आएगा तो हेल्थ स्टेटस
हेल्थ स्टेटस को क्या करना है, मदर का या भाभी जी के हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना होता है। वहां पर उसको न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट देनी होती है, बैलेंस डाइट दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बैलेंस न्यूट्रिशन दोगे तो न्यूट्रिशन की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी। और यहाँ पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जो भी रिस्क फैक्टर है उसका अर्ली अर्ली आइडेंटिफाई करो। रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अर्ली आइडेंटिफाई कर लो कि जल्दी से जल्दी उनका पता लगा करके उनका ट्रीटमेंट करना है, तो अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ बर्थ को लिमिट करना है, भाभी जी से बोलना है कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, तो लिमिट ऑफ बर्थ, बर्थ को कंट्रोल करना है या बर्थ की कंट्रोल कह सकते हैं। और बर्थ कंट्रोल करते हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से जानते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ही जल्द आपके सामने, कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्द आपके सामने कॉन्ट्रासेप्टिव आने वाला है, जो कि सीएचओ के एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए कारगर और रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा उसको मैक्सिमम लोगों तक फैलाने की आप कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन में बात कर लिया अपन ने, बर्थ को लिमिट करना है। भाभी जी से कहना है कि बच्चे दो ही अच्छे, दो से ज्यादा अगर आपको खेलना है क्रिकेट तो वहां पर आपको कुछ यूज करना पड़ेगा प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती है जो कि बर्थ को कंट्रोल करती है, उन्हें नाम दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं बहुत से तरीके के होते हैं, नेचुरल होते हैं और एक्सपेक्टेंट होते हैं। नेचुरल होते हैं, परमानेंट होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, इसके बारे में आर्टिफिशियल होते हैं। सभी के बारे में अपन आगे वाली क्लासों में डील करेंगे और अच्छी तरीके से जब कम्युनिटी पढ़ाएंगे तब इनका पूरा डिटेल में अपन को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसका अब बात कर लेते हैं इसमें इंटरवेंशन क्या क्या करना है। अब इंटरवेंशन में फर्स्ट आता है तो सबसे पहले है कि रेस्ट इज द बेस्ट। इंटरवेंशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले भाभी जी को कहना है कि आपको रेस्ट करना है। रेस्ट नहीं करोगे तो इसमें चांसेस है आपके अबॉर्शन के, ये सॉरी, जो चांसेस होते हैं फीटल की डिलीवरी के वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरवेंशन की बात करें तो इंटरवेंशन में सबसे पहला ही इंटरवेंशन होगा कि यहाँ पर रेस्ट इज द बेस्ट। रेस्ट, सबसे पहले रेस्ट प्रोवाइड करवाना है, रेस्ट इज द बेस्ट। तो रेस्ट इज द बेस्ट, आपने आंसर आज देख लिया है। तो ये नहीं, आज यहाँ पर जो भी महिलाएं इस बात को सुन रही है उनको थोड़ा सा सुकून देखने को मिलेगा कि रेस्ट कहीं ना कहीं तो रेस्ट है वो बेस्ट बताया जा रहा है गुरुजी के द्वारा। तो रेस्ट होता है वो बेस्ट होता है, वो कंडीशन होती है जहां पर प्लेसेंटा प्रीविया है। सेकंड नंबर पे चलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करो कि असेसमेंट करो फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट को असेस करना है। फीटल हार्ट रेट को असेस कर लिया तो वेजाइनल जो ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग का भी आपको असेसमेंट करना है कि ब्लीडिंग कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही है। तो ब्लीडिंग को असेस करो, फीटल हार्ट रेट को, और फीटल हार्ट रेट और ब्लीडिंग दोनों में से आ जाए तो मेनली आपको आंसर देना होता है फीटल हार्ट रेट। यहाँ पर पहला आंसर रहने वाला है तो इसको सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर स्टार मार्क लगा लीजिए, फीटल हार्ट रहेगा, फर्स्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं ब्लीडिंग के अमाउंट की। इसके बाद में ऑक्सीजनेशन, तो फीमेल है उसको ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करवाना है तो उसको ऑक्सीजनेशन भी देना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स भी देने पड़ेंगे ताकि उसको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट किया जा सके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा ताकि उसको एनीमिया ना हो, एनीमिया की कंडीशन है तो उसको दूर करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है। तो ब्लड एनीमिया, सॉरी, ब्लड यहाँ पर ट्रांसफ्यूज करना है तो ब्लीटी करना है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा और ये सभी कंडीशन होती है। तो इंटरवेंशन में ये देखने को मिलेगा। लेकिन रेस्ट होता है वो बेस्ट होता है और कम से कम आपको रेस्ट कब तक करवाना है, मिनिमम 2 वीक तो रेस्ट करवानी होती है। मिनिमम 2 वीक, मिनिमम 2 वीक, जहां पर अपन ने वहां भी पढ़ा था ये कि अबॉर्शन के दौरान अगर थ्रेटन्ड अबॉर्शन है तो मिनिमम 2 वीक आपको रेस्ट करवानी है। लेकिन इसमें 2 वीक तो करवानी ही है रेस्ट, लेकिन 2 वीक में इसमें कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर मेनली इसको रेस्ट होगी वो आपको जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है फीमेल की तब तक मेनली इसमें देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में आए तो आप 2 वीक, तो अगर हेमरेज हुआ है उसके बाद में 2 वीक तक आप मिनिमम तो रेस्ट करवाना ही करवाना होता है उसको। इसके बाद में डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं या डेफिनेटिव इंटरवेंशन।
डेफिनेटिव इंटरवेंशन की मैं बात करूं तो डेफिनेटिव इंटरवेंशन में मेनली देखने को मिलता है कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी तुरंत निकाल करके चीरा फाड़ी कर करके उसको डिलीवरी को कंडक्ट करवा दो। डिलीवरी है उसको जल्दी से जल्दी आपको कंडक्ट करवाना है तो कंडक्शन करवा दो डिलीवरी का, डिलीवरी करवा दो। इंटरवेंशन में कंडक्शन करवा दो डिलीवरी का, वहां पर डिलीवरी होगी तो ये वाली कंडीशन से आप निजात पा सकते हैं। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा वो मेनली डिलीवरी पर निर्भर होता है या फिर ओबीजी स्कीम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटिव में तो मेनली आप आंसर आता है वो कंडक्शन ऑफ डिलीवरी होता है। लेकिन डेफिनेटिव मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले इसमें ओबीजी स्कीम लगानी है और ओबीजी स्कीम के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप बेस्ट आंसर देना चाहते हैं तो उसके लिए ओबीजी स्कीम है। और ओबीजी स्कीम की मैं बात करूं कि ओबीजी स्कीम में मेनली क्या देखने को मिलेगा तो यहां पर ओबीजी स्कीम लगाएंगे, ओबीजी स्कीम। और स्कीम का मतलब होता है योजना, और योजना किसकी है, स्कीम है और योजना है तो योजना यहाँ पर किसकी योजना लगाई जा रही है, भाभी जी में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखे या फिर उसके बच्चे को निकाल करके खींच करके बाहर ला सकते हैं, उसकी प्रेगनेंसी में उसकी वो बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है, स्कीम है। तो उसमें टू टाइप से देखने को मिलेगा। पहला तो हो सकता है आप एक्सपेक्टेंट करो, एक्सपेक्टेंट देखने को मिलेगा। दूसरा होता है कि यहाँ पर आपको एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। तो एक्टिव कब करेंगे, जब आपका अगर सीरियस केसेस होता है तो इसमें एक्टिव एक्टिव करते हैं, जबकि एक्सपेक्टेंट में वेट कर सकते हैं आप डिलीवरी का, डिलीवरी का आप वेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई सीरियस मैटर नहीं फंसा है लेकिन आपको तुरंत इमीडिएट डिलीवरी करवानी है तो इमीडिएट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इमीडिएट में बात करते हैं, इमीडिएट डिलीवरी करवानी पड़ेगी, इसमें इमीडिएट डिलीवरी होगी तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। और वेट कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, जब प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप फर्स्ट देखने को मिले या फिर टाइप सेकंड एंटीरियर है तो उसमें वेट किया जा सकता है। जबकि बात करें कि अगर टाइप सेकंड पोस्टीरियर है या फिर थर्ड या फोर्थ स्टेज का या थर्ड या फोर्थ टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया है, इसमें वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वेट कब करेंगे, जब अगर माइल्ड देखने को मिलता है, माइल्ड है। और यहाँ पर एक्टिव में कब करेंगे, माइल्ड की जगह अगर कोई केस सीवियर है तो वेट नहीं करना है, वहां पर डिलीवरी कंडक्शन करवानी है, फीटल हार्ट रेट और मदर स्टेबल है। अगर एक्सपेक्टेंट में कब करना है, जब एफएचआर और मदर है, फीटल हार्ट रेट और मदर दोनों स्टेबल है तो उसमें एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेबल फीटल डिस्ट्रेस में है, फीटस एंड मदर है वो दोनों डिस्ट्रेस में है, फीटस एंड मदर यहाँ पर अगर डिस्ट्रेस में है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्टिव मैनेजमेंट करना है ओबीजी स्कीम के दौरान। और यहाँ पर अगर फीटस की जो गैस्टेशनल एज होती है वो 37 वीक से कम है तो भी आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, 37 वीक तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फीटस की एज है वो 37 वीक पूरी हो चुकी है तो आपको ज्यादा आप रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे ने 37 वीक पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपको तुरंत उसमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत उसकी डिलीवरी कंडक्शन करवा सकते हैं। तो ओबीसी स्कीम के अनुसार इसका मैनेजमेंट करना है। अब इसका जो सेकंड पोर्शन बचा हुआ है अब्रप्टो प्लेसेंटा, जो कि वहां से भी मेनली बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी अपन नेक्स्ट पार्ट में वहां पर डील करने वाले हैं। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से आज प्लेसेंटा प्रीविया समझ आया है। तो समझ आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इसको ज्यादा से ज्यादा आग की तरह फैला दीजिए ताकि आने वाली जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए सभी को इसका फायदा मिल सके कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ इससे ही बेहतर लिखा है आपकी तकदीर में, इससे भी कुछ बेहतर लिखा है आपकी तकदीर में। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो
तकलीफ में साथ होते हैं, तो आपको हमेशा अपनों का साथ कभी तकलीफ में नहीं छोड़ना है। आप अपने और अपने माता पिता के लिए और अपने आने वाले जो भी जीवन है उसके संघर्ष के लिए आपको बहुत सा संघर्ष करना है। यानी आपकी जितनी लाइफ आपकी स्ट्रगल से भरी हुई होगी, आप उतने स्ट्रांग बनोगे, और जितने आप स्ट्रांग बनोगे आपकी लाइफ होगी वो उतनी इजी होती चली जाती है। इसलिए आपको कभी भी जिंदगी में संघर्ष से कभी नहीं भागना है। जितना ज्यादा आप संघर्ष करोगे जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ोगे। तो संघर्ष से कभी घबराना नहीं है, मेहनत से कभी घबराना नहीं है, कभी पैर पीछे नहीं हटाने हैं। आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो ख्वाब देखा है उसको पूरा करके दिखाना है, और 80,000 रुपए की सैलरी लानी है। 80 से आप कभी 1 लाख तक भी पहुंचोगे, 1.5 लाख तक पहुंचोगे, धीरे धीरे रिटायर होते होते आप 2.5 लाख तक पहुंच जाओगे। तो आपको इसका प्रमोशन होता रहेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी, आपने जो प्रोफेशन चुना है उस प्रोफेशन को अब अच्छे से इस्तेमाल करके उसका अच्छी तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करना है समय का। कि दुख की बात यह है कि समय कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो लौट कर आपको समय देगा। इसलिए वक्त ना लगाइए ये निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा कि आपको क्या करना है। इसीलिए आप समय रहते समझ जाइए। आज आपके पास समय है तो समय को व्यर्थ वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, और अपनी आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसको नस्ते नाबूद करके उसको अच्छी तरीके से आपको क्रैक करना है, अच्छी रैंक के साथ अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।